जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? मैं किस जगह पे हूँ मैं इसके बारे में भी आपको तारफ़ थोड़ा सा करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। काबीना, वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया और इससे कहा जा रहा है कि पिछले जो 10 साल की काबीना थी उसमें सबसे छोटी काबीना है, लेकिन क्या ये काबीना वाकई कोई काम कर सकेगी या नहीं कर पाएगी, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सदर आसफ अली ज़रदारी साहब ने आसफ़ा ज़रदारी भुट्टो को अपनी फ़र्स्ट लेडी डिक्लेयर कर दिया और ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली खातून है जो बेटी होने की हैसियत से फ़र्स्ट लेडी हैं। और इसके ऊपर बहुत से तबसरे हो रहे हैं, क्या ये तबसरे दुरुस्त हैं या गलत हैं, इसके ऊपर भी हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथियों पे नए केसेस भी बन गए। 1000 उनके साथी हैं जिनके ऊपर नए मुकदमे बन चुके हैं। अब इन लोगों का क्या बनेगा, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े नामवर लोग भी शामिल हैं। इस पर भी हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो नए मुकदमात बन रहे हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। पंजाब के अंदर यानी लाहौर के अंदर भी मुकदमात बने हैं, उसमें हाफिज फरज साहब और उनके साथ 38 और लोग हैं, उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करने के पर्चे दर्ज हो चुके हैं और ज़ाहिर है अब उन्होंने ज़मानतें लेनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर जो बड़े लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर भी मुकदमे बन गए। थाना कोसार के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें शेर अफजल मरवत साहब शामिल हैं, जिसमें मलक शफकत अवान साहब शामिल हैं, जिसमें अली बुखारी साहब शामिल हैं, जिसमें शुएब शाहीन साहब शामिल हैं, जिसमें अमन मुगल साहब शामिल हैं, जिसमें शौकत बसरा साहब शामिल हैं, जिसमें अयाज़ अमीर साहब शामिल हैं और इसके साथ साथ खालिद खुर्शीद हैं और फिर सिमाबिया ताहिर साहिबा जो हैं उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो गया है। और अगर हम इन सारे मामलात को देखें तो इनके ऊपर ये एतराज़ किया गया है कि कल जब एहतजाजी लहर पाकिस्तान के अंदर अनाउंस की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया था कि वो जो इलेक्शन की धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे करेंगे, तो मुजाहरे किए गए हैं जिससे ज़ाहिर पाकिस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुँचा है। तो इन सब के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हो गए हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी। और इनकी ज़ाहिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू था। फिर ये जो आज इस्लामाबाद के लोग थे इन सब ने फांसी ज़मानतें ले ली हैं, लेकिन अब ये मुकदमे इतनी जल्दी इनके जान नहीं छोड़ सकेंगे और ये एक क्राइसिस शुरू हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। ये याद रखें कि इस गवर्नमेंट ने जो वफाक की और पंजाब की उसने ये फ़ैसला किया है कि जब भी इस किस्म का कोई मुजाहरा किया जाएगा तो इनके ख़िलाफ़ ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई की जाएगी। ये फ़ैसला हो गया कि अब किसी को रिलैक्स नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर किसी ने भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजारनी है या उसे सियासत करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि वो आराम से इत्मीनान से सियासत करे और जो भी सियासत करे वो असम्बलियों के अंदर करे। किसी को सड़क के ऊपर चलने के दौरान खलल डालने या सड़कों की ज़िंदगी को ख़राब करने या किसी किस्म की शहरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद जो भी सियासी जमात है या सियासी वर्कर है उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि उसने अब असम्बलियों के अंदर ही बैठ के एहतजाज करना है। उसके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो लोगों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करे या किसी जगह खड़ा होकर वो कोई मिसाइल पैदा करने की कोशिश करे। तो ये एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला एहतजाज इलेक्शन के बाद बड़ा लॉन्च किया था, जो ज़ाहिर है उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी हुई, फिर लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे भी बने और अब इन मुकदमों में तेज़ी आ जाएगी। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अब शायद जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो गई है। अब किसी को ये इख्तियार और हक़ नहीं दिया जाएगा कि वो लोगों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकें या सड़कों को गर्म कर सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सड़कों को गर्म करने की आदी थी, ये मेरा ख्याल है उन सब के लिए एक मैसेज है। अब हम एक दूसरे इशू की तरफ आते हैं। वो आसफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी साहबजादी, सबसे छोटी साहबजादी आसफ़ा ज़रदारी भुट्टो साहिबा को फ़र्स्ट लेडी डिक्लेयर कर दी और आज से उन्हें पूरा प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की पहली बेटी हैं, साहबजादी हैं जो अपने वालिद के बिहाफ पे फ़र्स्ट लेडी डिक्लेयर हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहरहाल बहुत सी इस वक्त स्पेकुलेशन चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी फैमिली से बाहर जाके सोच ही नहीं सकती। ख़ुद जो आसफ अली ज़रदारी साहब हैं वो चेयरपर्सन है, वो को चेयरपर्सन है और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो चेयरपर्सन है। आसफ़ा ज़रदारी साहबा को अब फ़र्स्ट लेडी बना दी है और सिर्फ एक बुख्तावर बची हैं, उनको भी कोई ना कोई ओहदा दे के, उन्हें भी एक एजाज़ी ओहदा दे के उनको भी प्रोटोकॉल दे दिया जाए। इस किस्म की बातें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है
कतई नज़र इससे कि मैं ये जो ख़ानदानी सियासत है इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी नज़र आना चाहिए, उसे शहनशाहियत नज़र नहीं आना चाहिए और ख़ानदानी पार्टीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं इस चीज़ का हामी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक जो चीज़ जिसकी मुझे खुशी हुई वो ये है कि आसफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी बेटी को इतनी इज़्ज़त दी है, और जब आप अपनी बेटी को इज़्ज़त देते हैं तो उससे बेटी का मुकाम जो है वो बढ़ता है सोसाइटी के अंदर। तो ये पहली बेटी है जिसे फ़र्स्ट लेडी डिक्लेयर किया गया। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से देखा जाए तो आसफ अली ज़रदारी साहब ने आज का मैच विन कर लिया है और उन्हें इस चीज़ की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बेटियों का सर बुलंद किया है। तो इसके बाद ज़ाहिर है जो बेटी की इज़्ज़त है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ेगी। तो आसफ अली ज़रदारी साहब की सियासत के ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को इज़्ज़त दी है तो हमें मेरा ख्याल है इसको कबूल करना चाहिए। और इसके बाद एक नया ज़ाहिर चैप्टर भी खुला है, ऑप्शन भी खुला है। बहुत सारे प्रेसिडेंट ऐसे आएंगे कि जिनके पास दो ऑप्शंस होंगे कि वो अपनी साहबजादी को फर्स्ट लेडी डिक्लेयर करें या अपनी बेगम साहिबा को डिक्लेयर करें। तो उसके बाद अगर वो अपनी बेटी को साहबजादी को कोई भी प्रेसिडेंट फर्स्ट लेडी डिक्लेयर करता है तो ये ज़्यादा खुशी की बात है। सेम इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके पास भी अब ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को या अपनी बेगम को वो फर्स्ट लेडी बना सकते हैं। इससे पहले आपको शायद याद हो कि सदर अयूब खान जो थे वो अपनी बेटी जो बाद में जो औरंगज़ेब साहब इस जस्टिस हैं उनकी वालदा हैं, और जो उस बाद में औरंगज़ेब साहब जो थे वो वाली सवात थे और वो गवर्नर भी रहे बलूचिस्तान के, उनकी जो बेगम होती थी वो, और उन्हें वो हमेशा अपने साथ रखते थे। और जहाँ पे भी अयूब खान साहब जाते थे तो उनकी जो साहबजादी थी उसे फर्स्ट लेडी डिक्लेयर समझा जाता था या फिर उन्हें वो प्रोटोकॉल दिया जाता था। उसके बाद आसफ अली ज़रदारी साहब वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान के जिन्होंने अपनी बेटी को बाकायदा फर्स्ट लेडी डिक्लेयर किया। तो ये बेटियों की इज़्ज़त में इससे इजाफा होगा, इसमें ख़राबी कोई नहीं है। किसी न किसी खातून ने ज़ाहिर फर्स्ट लेडी बनना ही था, अगर वो उनकी साहबजादी बन गई है तो इसमें क्या हर्ज है। इस मामले में हमें बहरहाल अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब हम नई कैबिनेट की तरफ आते हैं। नई काबीना का आज हलफ हो चुका है, 19 लोग इसमें शामिल हैं और इसके अंदर कुछ पुराने लोग भी शामिल हैं और कुछ नए लोगों का इजाफा भी हुआ है। अमीर मुकाम साहब भी इसके अंदर शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल हैं, एहसन इकबाल साहब भी इसके अंदर शामिल हैं। फिर औरंगज़ेब साहब को मशीर ख़जाना बनाया जा रहा है, वो भी इसके अंदर शामिल है। इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है, लेकिन इनके साथ साथ इनके साथ दो और वज़राए ख़ारजा भी होंगे, जिसमें जलील अब्बास जलानी साहब से भी रिक्वेस्ट की गई थी लेकिन उन्होंने माज़रत कर ली। लेकिन तारक फातमी साहब इनके साथ शामिल होंगे और एक और साहब भी होंगे। तो अब ये एक स्प्लिट किस्म की वजारत होगी जिसमें 3 या बाज़-औक़ात मेरा ख्याल है 4 उसमें वज़रा ख़ारजा हों, जिसमें इसहाक डार साहब भी शामिल होंगे। तो इसहाक डार साहब के पास इतने इख्तियारात नहीं होंगे जिनको वो इंजॉय कर सकें, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं पार्क कर दिया गया। लेकिन ये इनके लिए पार्किंग लाट ही है और इस वजारत का पता कुछ नहीं है कि किसी वक्त भी अगर बिलावल भुट्टो साहब वापस आ जाएंगे तो उसके साथ ही फिर इसहाक डार साहब की यहाँ से भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये वजारत बहरहाल रखी बिलावल भुट्टो साहब के लिए गई है। जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी कि हमने वापस काबीना में आना है तो फिर उनके पास इसहाक डार साहब की एक वजारत होगी जैसे फौरी तौर पे बिलावल भुट्टो साहब के हवाले कर दिया जाएगा। तो इसहाक डार साहब बेसिकली सीट वार्मर के तौर पे इस वजारत के कुर्सी पे बैठेंगे और यूं ही ये सीट गर्म हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आएगी तो बिलावल भुट्टो साहब दोबारा वज़ीर ख़ारजा होंगे। बहरहाल जो नई काबीना बनी है उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी डेवलप हुई हैं। मसलन हनीफ अब्बासी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब को पार्टी ने ये एक इम्प्रेशन दे दिया था कि जो पहली बैच होगा कैबिनेट का उसके अंदर वो शामिल होंगे और उन्होंने मुबारकबादें भी वसूल कर ली थी, कुछ लोगों ने उनको मिठाइयाँ भी भिजवा दी थी और वो बड़ी हद तक इसके ऊपर वर्किंग भी कर चुके थे कि मैंने अगर वज़ीर बनना है तो मैंने करना क्या है। लेकिन फिर अचानक जब पहला बैच अनाउंस हुआ तो उसमें हनीफ अब्बासी साहब का नाम शामिल नहीं था। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनका ज़रा दिल टूट गया है और वो साइड पे उन्होंने रहने का फ़ैसला कर लिया है और उनके दोस्त भी बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि सबका ये कहना है कि हनीफ अब्बासी साहब की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा थी। 10 साल उन्हें मसलसल रगड़ा लगा इस सियासत में। इस दौरान उनका कारोबार तबाह हो गया, उनकी फैमिली दरबदर होगी, ख़ुद उनके पास वकला को देने के लिए पैसे भी मौजूद नहीं होते थे, ये बात दुरुस्त है। और इस मुश्किल वक्त में जब वो वापस आए तो सबका ख्याल ये था कि पार्टी उन्हें नवाजेगी और उन्हें कम अज़ कम एक मौका ज़रूर दिया जाएगा कि वो रावलपिंडी की आवाम की खिदमत कर सकें। लेकिन जब पहले बैच में उनका नाम शामिल नहीं था तो उससे रावलपिंडी के लोगों को बड़ी मायूसी हुई और अब उनके दोस्त भी बड़ी हैरत से उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये आपके साथ क्या हुआ, बल्कि हमारे साथ क्या हुआ।
तो इसका ज़ाहिर है पार्टी के पास कोई जवाब तो है नहीं, और जवाब होना भी नहीं चाहिए पार्टी के पास, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो सब अमूमन ऐसे मौके पर फरामोश कर दिए जाते हैं। मसलन अब आप देख लें कि मुसद्दक मलिक साहब जो हैं उनको मुसलसल कैबिनेट का हिस्सा रखा जा रहा है, और उनकी आप कुर्बानियाँ देख लें कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी है। क्या वो कहीं जेल गए हैं, क्या उन्होंने सड़कों पे मार खाई है, क्या उन्होंने कोई तकलीफ बर्दाश्त की है, क्या उन्होंने कोई फाइनेंशियल बर्डन बर्दाश्त किया पार्टी के लिए। तो मुसद्दक मलिक साहब की अगर कुर्बानियाँ देखेंगे तो वो ज़ीरो उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा। ना उन्होंने जेल देखी, क्योंकि जेल तो वो जाना चाहते ही नहीं थे, ना वो गए, और ना उन्होंने कोई फाइनेंशियल बर्डन बर्दाश्त किया, कोई ज़ाहिर ना उनके खिलाफ मुकदमे बने, ना उन्होंने वकील किए, ना उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना था जिसके ऊपर ज़ाहिर है वो कोई पैसा खर्च करते, ना ही इसके अलावा उन्होंने कोई सख्ती बर्दाश्त की। लेकिन इसके बावजूद उन्हें तीसरी मरतबा भी वजारत का कलमदान दिया गया, और वही वजारत जो उनकी मंशा थी, जिसके लिए वो एफर्ट कर रहे थे, वही वजारत उनको दे दी गई। अमीर मुकाम साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर है जब मुश्किल वक्त था वो दाएँ बाएँ हो जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी यहाँ बैठ जाते हैं, कभी सवात के अंदर चले जाते हैं। मुश्किल वक्त उन्होंने भी नहीं गुजारा जितना मुश्किल वक्त हनीफ अब्बासी साहब ने गुजारा। अमीर मुकाम साहब को भी नवाज दिया गया है। फिर औरंगज़ेब साहब ज़ाहिर नए बंदे हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं, उनको इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। और इस काबीना के अंदर जो एक नया इजाफा है वो अता तारड़ साहब हैं। अता तारड़ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ एक ही फार्मूला है कि वो शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं, और वो शरीफ फैमिली की खिदमत कर रहे हैं पिछले कई सालों से। बल्कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की खिदमत करते रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की खिदमत करते रहे, मरीम नवाज साहबा के पीछे पीछे भी फिरते रहे, और एक वक्त था जब वो हमज़ा शहबाज साहब का थैला भी, उनका बैग भी उठाते थे। तो उनके बारे में ये मशहूर है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली की सियासत करते रहे, बल्कि कुछ लोग तो उन्हें मुलाजिम समझते रहे फैमिली के, और उन्हें इस कैबिनेट का हिस्सा बना दिया गया। अब उनके पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होगी। तो इसमें लोगों को ये एतराज़ है कि वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया उन सबको फर्स्ट बैच में वजारतें दे दी गई हैं, लेकिन जो लोग सड़कों पर धक्के खाते रहे, जो जेलों में धक्के खाते रहे, जिन्होंने अदालतें बर्दाश्त की, जो वकला के लिए दोस्तों से पैसे इकट्ठे करके उनकी फीसें अदा करते रहे, उन सबको महरूम रखा गया। तो हनीफ अब्बासी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ज़्यादती है। उन्हें फ़र्ज़ कर लें कि आपने नहीं भी नवाजना था तब भी एक टोकन वजारत आप उनको ज़रूर देते ताकि रावलपिंडी के लोगों को भी अच्छा लगता, और इसके साथ साथ जो पार्टी थी उसकी गिरफ्ती भी मजबूत होती। लेकिन बहरहाल कैबिनेट बन गई, और इस कैबिनेट के साथ ही एक कंट्रोवर्सीज पार्टीज़ के अंदर शुरू हो गई हैं जो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। यहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया, जिसका जिक्र भी मैं आज के व्लॉग में करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुझे यूँ महसूस होता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंगेज ना किया गया तो वो गवर्नमेंट नहीं चलने देगी। ये बात उनकी 100% दुरुस्त है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब वाहिद फोर्स हैं जो लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं, और अगर सड़कों को पे उन्होंने मदरसे के बच्चे ले आए तो फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट के लिए मेरे नहीं ख्याल कि कोई जाए अमान बचेगी। फिर डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ उस जगह की तरफ जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये तेहरान है, और तेहरान का एक हिस्सा है जिसको बाम लैंड कहते हैं, और ये इंतहाई जदीद इलाका है। तो इसे अगर आप देखें तो आपको महसूस होता है कि ये यूरोप से भी को आगे की चीज़ है। मैं एक आर्टिफिशियल लेक के किनारे खड़ा हूँ इस वक्त। मैं आपको वो लेक भी दिखाऊंगा, फिर उसके साथ साथ जो मेरे पीछे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो यहाँ पे शॉप्स हैं, जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, फिर ये वॉकिंग साथ ट्रैक्स बने हुए हैं, फिर ये सामने लेक आप पीछे आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर बोट्स चलती हैं, मोटर बोट्स चलती हैं, फिर यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। फिर दाएँ बाएँ इस लेक के किनारे 500 के करीब रेजिडेंशियल फ्लैट्स के अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, और ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 30-30 35-35 मंजिल ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जिनके अंदर 1-1 मिलियन का, ये 2-2 मिलियन के फ्लैट्स हैं। और ये वेस्ट साइड है तेहरान की, और अगर आप पूरे तेहरान को देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। इतना ज़्यादा खूबसूरत इलाका जिसके अंदर ज़िंदगी रवां दवां है। और ये जो कहा जा रहा था कि इसके अंदर बड़ी पाबंदियां हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब है और माशी हालात, लेकिन यहाँ पे अगर आएँ तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि किसी किस्म के माशी हालात ख़राब हैं। बल्कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि आप अगर कुछ करना चाहें तो आप पाबंदियों के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ईरान के बारे में मैं मज़ीद चीज़ें आपको साथ साथ बताता रहूँगा।